गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारण देखे। फ्रांस की क्रांति लगभग 10 वर्षों तक चली और इस क्रांति के विभिन्न क्या चरण रहे, क्या स्तर रहे, इसको हम आज की क्लास में 4 चरणों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम चरण था 1789 से 1792 का, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र का विकास होता है। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तिन के किले पर नियंत्रण स्थापित किया और क्रांति की शुरुआत हुई। वस्तुतः बास्तिन का किला निरंकुशता और अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन व्यवस्था को गहरी चुनौती मिली। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीणों ने सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी। जनता की इस कार्यवाहियों का राष्ट्रीय सभा पर भी गहरा असर पड़ा। अतः 4 अगस्त 1789 को रात भर का राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, जिसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण कार्य था एक संविधान का निर्माण करना। अतः राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलाई और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं, अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधारभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता व जनता के संप्रभुता की घोषणा की। राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया और जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में चर्च को राज्य के अधीन ले लिया गया और उसे रोम के पोप के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को 1791 में लुई 16वें ने अपनी स्वीकृति दे दी। संविधान में 2 बातों पर बल दिया गया। एक, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है और दूसरा, शक्ति का पृथक्करण राज्य और जनता के हित में है। यद्यपि शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक बनी रही, परंतु राजा के अधिकारों को सीमित किया गया। अब वह कानून निर्माता नहीं रहा। राजा को किसी देश से युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। कानून बनाने का अधिकार एक व्यवस्थापिका सभा को दिया गया और उसके सदस्यों की संख्या 745 रखी गई। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन किया। प्राचीन प्रांतों को खत्म करके संपूर्ण देश को 83 विभागों में विभक्त किया गया। इन विभागों को कैंटन और कम्यून में बांटा गया। प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद होती थी, जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक करते थे। इस तरह स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक सारी राज्य व्यवस्था बुर्जुआ वर्ग में आ गई। अब हम देखते हैं क्रांति का द्वितीय चरण 1792 से 94। राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात 1791 में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के दाहिने हाथ की ओर बैठने वालों को दक्षिणपंथी कहा गया। ये लोग अनुदार एवं राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी कहलाए। यह समूह मूल परिवर्तनवादियों या रेडिकल्स का था, जो उग्र और क्रांतिकारी थे। रेडिकल्स भी 2 भागों में बटे थे, जेरोंदिस्ट और जैकोबिन। इसी बीच फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग यूरोप के अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई।
दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार चाह रहे थे। ऑस्ट्रिया के क्रांतिकारियों के मना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र के समर्थक शरणार्थियों को अपने यहाँ रहने दिया। अतः व्यवस्थापिका सभा ने 1792 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा हुए फ्रांस की सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस पराजय से फ्रांस की जनता को विश्वास हो गया कि राजा ने ऑस्ट्रिया को फ्रांस की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के सारे भेद बता दिए हैं। अतः राजा के प्रति जनता का रवैया उग्र हो गया। इन स्थितियों में फ्रांसीसी राजतंत्र के समर्थन में प्रशा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा की कि फ्रांस की जनता राजा की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। इस घोषणा से फ्रांस की जनता और उग्र हो गई। उसने राजा को घेर लिया। राजा भागकर व्यवस्थापिका सभा की शरण में पहुंचा। अब यह विचार किया जाने लगा कि व्यवस्थापिका सभा भंग की जाए, पुनः चुनाव हो, नई व्यवस्थापिका सभा बने और वह राजतंत्र के भविष्य पर अपना निर्णय दे। इसी के साथ व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर दिया गया और वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन एवं जिरोंदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव था। इनमें प्रमुख नेता थे दांते, रॉबस्पियर, हिटलर आदि। दूसरी तरफ जिरोंदिस्ट थे। ये शिक्षित और सुसंस्कृत लोग थे। इन्हें किताबी ज्ञान अधिक था। फलतः ये व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। प्रमुख नेता थे इसनार, मैडम, रोला, ब्रिसो आदि। यह समझने की बात यह है कि दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। अंतर केवल स्वरूप का था। वस्तुतः जिरोंदिस्तों ने फ्रांस में उदारवादी स्थान ग्रहण कर लिया था। उनका मानना था कि क्रांति बहुत आगे आ चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी: विदेशी आक्रमण, राजा की मौजूदगी और गृह युद्ध। सितंबर 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया और दक्षिण में नीस और सेवाएं भी उसके अधिकार में आ गए। इन विजयों से हॉलैंड और ऑस्ट्रिया, प्रशा और इंग्लैंड घबरा गए। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा भी कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है और इन भावनाओं का प्रसार करना वह अपना कर्तव्य समझता है। फ्रांस जिन जगहों पर आधिपत्य कायम करेगा वहां क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू करेगा और पादरियों और कुलीनों की संपत्ति छीन लेगा और जो भी देश इसका विरोध करेगा उसे क्रांति का शत्रु समझा जाएगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश राजतंत्री देश भयभीत हो गए और अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। फलतः विदेशी युद्ध में फ्रांस की पराजय नेशनल कन्वेंशन के समक्ष एक मुख्य समस्या बन गई। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। राजा के वध के प्रश्न पर जिरोंदिस्तों की नीति स्पष्ट नहीं थी। वे राजतंत्र के विरोधी तो थे लेकिन वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे। इसके विपरीत जैकोबिन्स का मत था कि राजा का देशद्रोह सिद्ध हो चुका है, अतः उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए।
अंततः 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दे दी गई। नेशनल कन्वेंशन को जैकोबिन और जेरोंदिस्टों के बीच संघर्ष की समस्या का भी सामना करना पड़ा। वस्तुतः युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी, जिससे कन्वेंशन ने राहत देने के लिए विधान बनाया, अमीरों से कर्ज वसूल करने का नियम बनाया। इन कदमों का जिरोंदिस्टों ने विरोध किया। जब जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार किया और जिरोंदिस्टों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और कोई जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती। रॉबस्पियर रूसों की विचारधारा से प्रभावित था, जिसके अनुसार सामान्य इच्छा ही सार्वभौमिक इच्छा है। रॉबस्पियर ने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधियों को फांसी पर चढ़ा दिया, अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशंकित हो उठे। अंततः जुलाई 1794 में रॉबस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। आतंक के राज्य के बाद थर्मिडोरियन की प्रतिक्रिया हुई। उदारवादी थर्मिडोरियन नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया, जैकोबिन्स को अवैध घोषित किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा दिया गया, जिससे कीमतें पुनः बढ़ गई, सट्टेबाजों का प्रभाव बढ़ गया और प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह हुए, लेकिन इन विद्रोहों को दबा दिया गया। अब हम देखते हैं क्रांति का तीसरा चरण। यह है 1794 से 1799, उदार गणतंत्र और डायरेक्टरी का शासन। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंपा। मंडल के सभी सदस्यों के अधिकार बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त होना था और उसके बदले दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। इस तरह नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 99 तक चला। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित दुखमय रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। दूसरी तरफ डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। अतः डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और उसकी विदेश नीति भी कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे शासक की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। वस्तुतः तो क्रांति तृतीय चरण में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन चतुर्थ चरण में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1799 से 1814 तक ये चरण रहा। ये तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण था। इसमें नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल 1799 में बना और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह से नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत होती है और फ्रांस की क्रांति का अंत होता है।